हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन सीरीज, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध, बैंकिंग और वित्त क्षेत्र, चुनाव सुधार या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। सरकारिया कमीशन ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया कमीशन ये संबंध रखता है आपका केंद्र और राज्य के संबंध में। सरकारिया कमीशन का अगर बात करें तो इसका गठन 1983 में किया गया था और इसका मुख्य विषय था केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक को किसके द्वारा धन विधेयक घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा। एक विधेयक को धन विधेयक किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 545, 550, 552 या 560। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही आंसर है अधिकतम संख्या हो सकती है 550, जिसमें से 530 राज्यों में से आते हैं और 20 आपका केंद्र शासित प्रदेशों में से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित करना ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है? ऑप्शन हैं 102nd, 103rd, 104th या 105th। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित करना ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है? सही आंसर है 104th संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था और ये 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिकी नहीं है? ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश बिहार, तमिलनाडु असम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना या बिहार और तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिकी नहीं है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु और असम में द्विसदनीय विधायिकी नहीं है। अगर 28 में से 6 राज्यों की बात करें तो उनमें द्विसदनीय विधायिकी है। उन राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1963 में लोकसभा के पटल पर पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन से जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई, सरदार स्वर्ण सिंह या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1963 में लोकसभा के पटल पर पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी द्वारा। 1963 में जेबी कृपलानी ने पहला अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। किसके विरुद्ध में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में। सिक्किम किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का एक राज्य बना है? ऑप्शन है 21st, 36th, 38 या 39। आपको बताना है जो सिक्किम है वो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का एक राज्य बना है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा? इसका सही आंसर है 36th संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वो भारत का एक राज्य बना है जो 1975 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पारित होने के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं? पहला है आपका साधारण विधेयक के दौरान, एक धन विधेयक के दौरान या संविधान संशोधन विधेयक के दौरान।
आपके ऑप्शंस हैं सिर्फ साधारण विधेयक के दौरान, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों के दौरान, ऑप्शन सी है 1 और 3 के दौरान, या टी तीनों के दौरान एक संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। इसका सही आंसर है सिर्फ साधारण विधेयक के दौरान राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। बाकी जो धन विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक है, इसके दौरान संसद का संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 62nd, 72nd, 86 या 91st। जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21A के अंडर आता है, वो किसके द्वारा शामिल किया गया है? 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति के प्रमुख कौन थे? आपको उस समिति के प्रमुख कौन थे वो बताना है। जो संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए एक विधेयक को संसद में किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, आधे राज्यों के अनुसमर्थन और 2/3 बहुमत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में एक नए राज्य के निर्माण के लिए एक विधेयक को संसद में किसके द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है या आवश्यक है? इसका सही आंसर है एक साधारण बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन है 52, 74, 108 या 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके द्वारा मिलती है? आर्टिकल 123 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाया था? आपको बताना है भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1947, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1950? सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। इस दिन नेशनल फ्लैग डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए थे? आपको बताना है जब पार्टीशन हुआ था विभाजन के बाद, उसके बाद भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें कितने लोग बच गए थे? 299, 284, 290 या 295? सही आंसर है 299। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में कुल सदस्यों का कितना अंश एक राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? आपको जो विधानसभा में जो नॉमिनेट होके आते हैं गवर्नर के द्वारा, वो कितना अंश होता है? 5/6, 1/3, 1/4 या 1/6? इसका सही आंसर है कितने अंश आता है? 1/6 जो अंश होता है कोई भी विधानसभा का एक राज्यपाल द्वारा नामित होकर आता है। और जो राज्यपाल है, जो गवर्नर होते हैं, वो कौन से फील्ड से पर्सन्स को चुनते हैं? जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस से जुड़ा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था? कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था? ऑप्शंस हैं मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, गो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जब केस जब हुआ था ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट था ना, वो संसद की जो शक्ति थी संविधान में संशोधन करने की, उस शक्ति को एकदम सीमित कर दिया था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? 1885 में, 1896 में, 1905 में या 1911 में? वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? इसका सही आंसर है 1896 में। 1896 में जब आईएनसी का 12वां सेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह एम शैनी, तब वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, तो राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं की जा सकती है? ऑप्शंस हैं, यह विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, यह विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं, वह राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस करने का निर्देश दे सकते हैं, या डी, वह विधेयक में संशोधन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कार्रवाई नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर है, वे विधेयक में संशोधन नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी बिल को आरक्षित किया जाता है, तो जो राष्ट्रपति है ना, उस बिल या विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने कभी एक अविश्वास मत नहीं खोया है? इन सभी प्रधानमंत्रियों के नाम में से आपको उसका नाम बताना है जिसने कभी अविश्वास मत नहीं खोया है। ऑप्शन है वीपी सिंह, देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी। सही आंसर है इंदिरा गांधी ने। इन सभी ने कभी ना कभी अविश्वास मत खोया है, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी एक अविश्वास मत नहीं खोया है। अगला क्वेश्चन है, एस्टीमेट कमेटी जो प्रकलन समिति होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 22, 15, 30 या 20। एस्टीमेट कमेटी प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, और वो जो 30 होते हैं ना, वो पूरे के पूरे लोकसभा से आते हैं। जो एस्टीमेट कमेटी होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है, यानी वो कभी भी भंग नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 355 द्वारा केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य लगाया जाता है? बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ हर राज्य की रक्षा करना, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। ये दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। का सही आंसर है ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? ये जितने भी मामले हैं उनमें से आपको बताना है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
SR बोमई केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस या मिनेर्वा मिल केस? का सही आंसर है जो मिनेर्वा मिल केस हुआ था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो राष्ट्र आपातकाल जब घोषित होता है तो उसके जो घोषणा है उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था आपको बताना है। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास या इलाहाबाद? भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? भारत का पहला हाई कोर्ट था कोलकाता हाई कोर्ट, जो 1862 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार अभी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में जिनमें राज्य विधानसभा का अध्यक्ष पहले अपना पद खाली कर देता है, ये कौन सा मामला है? यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है। ऑप्शन बी है यदि वह डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा दे देता है। ऑप्शन सी है यदि उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया दिया जाता है। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी? कौन से ऑप्शन में एक जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है पहले अपना पद खाली कर देता है? इसका सही आंसर है ये सभी में उसको अपना पद, यानी जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसको अपना पद खाली करना होगा इन सभी केस में। अगला क्वेश्चन है, दो लक्षद्वीप आइलैंड है पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? आपको बताना है जो लक्षद्वीप आइलैंड है उस पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। कर्नाटका, मद्रास, केरल या बॉम्बे? लक्षद्वीप आइलैंड में किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? इसका सही आंसर है केरल उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई? 61st, 72nd, 91st या 104th? ये एग्जाम में पूछ भी चुका है। इसका सही आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल जो 1988 में आया था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 100, 101st, 103rd या 104th? जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 101st संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में नगर पालिका की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राज्य विधायिकी, भारत की संसद, गवर्नर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें नगर पालिका की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है आपको बतानी है। इसका सही आंसर है वो शक्ति है भारत की संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय नगर निकाय कार्य करती हैं? शहरी स्थानीय निकाय कार्य करती है कितने प्रकार की, कितने टाइप्स की? 6, 7, 8 या 9? भारत में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय निकाय कार्य करती है? इसका सही आंसर है टोटल 8 टाइप्स की। पहला है उनमें से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्युनिसिपैलिटी, एक नोटिफाइड एरिया कमेटी आता है, फिर टाउन एरिया कमेटी आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। टोटल 8 प्रकार की शहरी स्थानीय निकाय कार्य करती है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से मंत्री एंटरिम गवर्नमेंट 1946 और भारत के मंत्रिमंडल 1947 दोनों में नहीं थे? कौन से मंत्री? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर जॉन मथई, सरदार बलदेव सिंह या जगजीवन राम। एंटरिम गवर्नमेंट 1946 और भारत के मंत्रिमंडल 1947 इन दोनों में नहीं थे। इसका सही आंसर है सी राजगोपालचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक हैं के कार्यालय को किस देश से अपनाया गया था? आपको बताना है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को किस देश से अपनाया गया था? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ब्रिटेन? इसका सही आंसर है ये अपनाया गया था ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, कितनी बार परिसीमन आयोग यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका गठन कितनी बार किया गया है? 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार? जो परिसीमन आयोग है उसका गठन कितनी बार किया गया है? 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार? इसका सही आंसर है टोटल 4 बार इसका गठन किया गया है। 1952 में, फिर 1963 में, 1973 में और 2002 में। आखिरी बार इसका गठन 12 जुलाई 2002 में किया गया था, जब 2001 का सेंसस जब हुआ था उसके बाद। और इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस कुलदीप सिंह, जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। 2 कथन है। पहला कथन है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा संघ और राज्य के बीच वित्तीय संसाधन के आवंटन से संबंधित संविधान के प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है जब राज्य की संवैधानिक सरकार किसी भी कारण से नहीं चल सकती है। ये 2 स्टेटमेंट है। इन 2 स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड ऑप्शन है दोनों सही हैं, या डी दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना, उसमें क्या दिया हुआ है, ये जो प्रावधान है संशोधन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किए जा सकते, ये गलत है। राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है। तो इस कारण सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। पहला, ये संशोधन जो है वो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग जो डिलिमिटेशन कमीशन के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, आयोग का मुख्य कार्य हाल ही की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को फिर से तैयार करना है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अभ्यास के दौरान प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधित्व नहीं बदला जाता है और हालांकि जनगणना के अनुसार एक राज्य में SC/ST सीटों की संख्या बदल दी जाती है। ये 2 स्टेटमेंट हैं जो आपका परिसीमन आयोग के संदर्भ में है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों 1-2 सही हैं, या डी दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब संशोधन के संदर्भ में ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, संशोधन प्रक्रिया के लिए संसद को छोड़कर हमारे संविधान द्वारा कोई पृथक संविधानीय निकाय प्रदान नहीं किया गया है। यह आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उन सभी की कुल सदस्यता के 50% से अधिक और उन सभी के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है।
इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, या एक या दो दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका आंसर है सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो जो संविधान से रिलेटेड होता है ना, जो ये 50% वाला तो ये तो एकदम सही है, लेकिन ये जो 3/4 की बात कही गई है ना, ये 3/4 नहीं होता है, ये 2/3 होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो फाइनेंस कमीशन बनता है 280 से, तो प्रथम वित्त आयोग के उसके अध्यक्ष का नाम बताना है। अरविंद मेहता, अशोक लहरी, एन.के. सिंह या अनूप सिंह। जो प्रथम वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष का नाम क्या था? उनका नाम था एन.के. सिंह। जो प्रथम वित्त आयोग है वो 22 नवंबर 1951 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आयोग के सदस्यों की योग्यता के लिए कौन सा आवश्यकता नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है उनमें से कौन सी आवश्यकता नहीं है, कौन सी क्वालिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या रहे हैं या योग्य हैं। दूसरा ऑप्शन है सरकारी वित्त या खातों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञता के अनुभव होने चाहिए, या डी आर्थिक अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए। ये जो उच्चतम न्यायालय की बात की गई है ना, यहाँ उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, यहाँ हाई कोर्ट आना चाहिए। ये जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में है या योग्य है, तब ये आपके जो वित्त आयोग है उनका ये क्वालिफिकेशन बनता है। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में है या योग्य है, ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में है या योग्य होने चाहिए। आपका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था? 42nd, 44th, 84th या 94th? इसका सही आंसर है 44th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद एक समय में, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है, एक समय में डैश के लिए लोकसभा के सामान्य जीवन का विस्तार कर सकता है, और उद्घोषणा समाप्त होने के बाद, ये गैप को फिल करना है, उद्घोषणा समाप्त होने के बाद आपातकाल से अधिकतम नहीं हो सकता। आपको जो समय सीमा है इन दोनों गैप में वो फिल करना है। ऑप्शन है 1 साल 6 महीने, ऑप्शन बी है दोनों का 6 महीने, ऑप्शन सी है एक का 3 महीने और दूसरे का 1 साल, ऑप्शन डी है 4 महीने और 1 साल। इसका सही आंसर है सबसे ये जो पहला वाला आएगा ना, आपातकाल के दौरान संसद एक समय में 1 साल के लिए लोकसभा के सामान्य जीवन का विस्तार कर सकता है, और उद्घोषणा समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगीत की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? आपको बताना है राष्ट्रगीत की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? हिंदी, बंगाली, सिंधी या संस्कृत? राष्ट्रगीत की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका सही आंसर है ये की गई थी संस्कृत भाषा में। देखो जो वंदे मातरम है ना, वो एक संस्कृत का कविता थी जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी 1882 में, और वो प्रकाशित हुई थी बंगाली नोवेल आनंद मठ में। इसका सही आंसर होगा संस्कृत।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।